आज के वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में एक दो चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ प्रिंसिपल को समझते हैं। देखिए, प्रिंसिपल जो होता है उसका मतलब ये आपके स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब है एक सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है जो आपको किसी भी चीज़ के बारे में फंडामेंटल ट्रुथ बताता है। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सभी ने मानी है। और इस प्रिंसिपल का जो बेस होता है वो होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन ने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझाया, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से प्रिंसिपल को समझते हैं। देखिए, एप्पल जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिरा था, ये उसका इफेक्ट था। उसके पीछे जो कॉज था वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से ग्रेविटेशनल फोर्स निकला जो एक फंडामेंटल ट्रुथ बन गया। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो फंडामेंटल ट्रुथ बताता है। अब देखते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक मैनेजर के लिए वो गाइडलाइंस होती हैं जो एक मैनेजर को किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी डिसीजन को लेने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। दूसरी बात यह है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कभी भी किसी मैनेजर को रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराते कि हर सिचुएशन के लिए ये प्रिंसिपल सक्सेस गारंटी के साथ आएगा। ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स केवल गाइड कर सकता है कि आपको इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे डील करना है। वो उस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के 7 फीचर हैं आपके सिलेबस में। एक एक करके सभी फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, यूनिवर्सली अप्लाइड होते हैं। फ्योल ने या टेलर ने जो भी प्रिंसिपल्स दिए हैं वो सभी जगह समान रूप से लागू हैं। हाँ, जरूर उनकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो थोड़ी बहुत बदलती रहती है। तो पहली चीज, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे घर हो चाहे स्कूल हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर जगह लागू होते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के किसी भी टास्क को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकती। अगला फीचर है जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं किसी भी मैनेजर को गाइड करने का काम करते हैं कि आप इस सिचुएशन में ऐसे काम करिए, आप इस सिचुएशन में ये डिसीजन लीजिए। ये मैनेजर को केवल जनरल गाइडलाइंस ही देते हैं, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देते, जैसे हमने डेफिनेशन में समझा था। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि एनवायरनमेंट लगातार बदलता रहता है, इसीलिए कोई भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा प्लान कर रही है और अभी रिसेंटली हमने देखा कि कोविड आ गया, तो काफी सारे बिजनेसेस पर उस चीज का इफेक्ट पड़ा, तो वो एक सक्सेस गारंटी नहीं है। ठीक है, अब अगला फीचर है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो तैयार होते हैं वो काफी प्रैक्टिस के बाद और काफी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद इवॉल्व होते हैं। सही बात है। देखिए, किसी भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को बनाने से पहले उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च हुई होती है। ठीक है, कई सारे मैनेजर्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे आपकी इस चैप्टर में फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल्स जो डिराइव हुए हैं वो काफ़ी सारी रिसर्च के बाद हुए हैं। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में उन्हें लगा कर देखा गया, उनके कॉज और इफेक्ट को समझा गया, तभी तो वो जाके फॉर्म्ड हुए। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो काफ़ी प्रैक्टिस और काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के बाद ड्राइव होते हैं। अगली चीज़ देखते हैं, मैनेजमेंट का अगला फीचर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को एज इट इज़ हर मैनेजर लागू नहीं करता, उन्हें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस चीज़ को बदलते रहना चाहिए। क्योंकि आपका एनवायरनमेंट डायनामिक है, तो आपको भी बीच बीच में अपने प्लान्स के अंदर और अपने प्रिंसिपल्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करते रहना होगा। अगला फीचर है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बिहेवियरल होते हैं नेचर में। यानी कि जैसा ह्यूमन का बिहेवियर है, यानी कि आपका एम्प्लॉय जैसे रिएक्ट कर रहा है उसके हिसाब से आप भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करते रहोगे। देखिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको डील ह्यूमंस के साथ ही करना है, ह्यूमन रिसोर्स के साथ ही करना है।
और ह्यूमन रिसोर्स का बिहेवियर जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स होता है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको चीज़ें बदलनी होंगी, उनके बिहेवियर के हिसाब से भी हमें कई बार रिएक्ट करना होता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी बिहेवियरल हो जाते हैं। अगला फीचर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोई भी प्रिंसिपल जब हम लागू करते हैं तो उसके पीछे के कॉजेज हम देख लेते हैं, उस प्रिंसिपल से हमें क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं ये हम कई बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, उसी के बाद उस प्रिंसिपल को हम लागू करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसे जैसे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हमारे सामने आता है उसी हिसाब से हम सिचुएशन के हिसाब से उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर देते हैं। अगला फीचर भी लगभग पहले वाले फीचर से सिमिलर ही है, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब है जैसी सिचुएशन हमारे सामने आएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर वैसे हम रिएक्ट करेंगे, वैसे ही प्रिंसिपल्स की एप्लीकेबिलिटी रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पर हमारे मैनेजमेंट के सभी प्रिंसिपल्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, आज के वीडियो में मैं आपको सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो मैनेजर का जो नजरिया होता है उसे बेहतर बनाने का काम करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर को इस तरीके से गाइड करते हैं कि वो राइट डिसीजन ले सकें राइट टाइम पर, और उनकी नॉलेज, एबिलिटी, ये सारी चीज़ों को भी इम्प्रूव करने का काम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स करते हैं। इसके साथ ही कई सारी मैनेजरियल सिचुएशन में एक मैनेजर को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उस सिचुएशन को कैसे समझना चाहिए, इसका नज़रिया भी मैनेजर का बेहतर बनाने का काम करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अगली इंपॉर्टेंस को समझते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक मैनेजर को उसके रिसोर्सेज के साथ कैसे डील करना है, उसके रिसोर्सेज कम से कम कैसे बर्बाद हों, मिनिमम कॉस्ट में वो कैसे काम कर सके, यानी कि ऑप्टिमम तरीके से रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाता है। अगली इंपॉर्टेंस समझते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं किसी भी मैनेजर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे साइंटिफिक बनाते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैनेजमेंट जो होता है या मैनेजर जो होता है काफ़ी साइंटिफिक अप्रोच लगाता है, काफ़ी लॉजिकल रहता है। उसकी अप्रोच जो होती है वो काफ़ी सिस्टमेटिक होती है, काफ़ी साइंटिफिक होती है, और उसके डिसीजंस जो होते हैं इसी वजह से बेहतर भी निकल कर आते हैं। अगला देखते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर को इस तरीके से तैयार करते हैं कि वो एनवायरनमेंट के जो आने वाले चेंजेस हैं उनके साथ भी आसानी से डील कर सके, उन चेंजेस को आसानी से एडप्ट कर सके। अगर वो ऐसा करने में सक्षम होगा तभी उसकी ऑर्गेनाइजेशन को वो राइट डायरेक्शन में ले जा पाएगा। तो एनवायरनमेंट के चेंजेस को इस तरीके से एक्सेप्ट करना कि उन चेंजेस के साथ भी हम मार्केट के अंदर अच्छे से सर्वाइव कर सकें, ये भी एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें सिखाता है। देखिए, अगला है इंपॉर्टेंस आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को गाइडलाइन मानते हुए या उनको बेस मानते हुए हम अपनी पॉलिसीज को तैयार करते हैं, और जब भी हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को बेस मानते हुए अपने कामों को करेंगे या अपनी पॉलिसीज को फॉर्म करेंगे तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो हमेशा इफेक्टिव रहेगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का जो तरीका रहेगा काफी सिस्टमैटिक रहेगा। अगला है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे फुलफिल करनी है वो भी बताते हैं। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस जो होता है सोसाइटी का पार्ट होता है, तो उसे अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसा हमने पहले चैप्टर में जाना था कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स के तहत एक मैनेजमेंट जो होता है वो सोसाइटी के लिए काफ़ी काम कर सकता है। जैसे आसपास के लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम दे दे, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बना रही है उसे रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराए, ठीक है। इसके अलावा हम एडल्ट्रेशन या मिलावट ना करें, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी हमें इस तरीके से बिहेव करने के लिए बताता है या गाइडलाइन हमें ऐसी रखता है कि हमें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी फुलफिल होती रहें। अगला देखते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हर मैनेजमेंट को ट्रेन करने का काम या एजुकेशन देने का काम या एक रिसर्च देने का काम भी करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं
जो मैनेजर प्रेजेंट में काम कर रहा है उनके लिए भी, और जो फ्यूचर में मैनेजर हमारे प्रिपेयर होंगे उनके लिए भी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों के लिए ही, एग्जिस्टिंग मैनेजर्स के लिए और फ्यूचर मैनेजर्स के लिए और उनकी ट्रेनिंग के लिए। इसी के साथ हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस ख़त्म होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हेलो, आज के वीडियो में मैं उन 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा जो कि फ्योल ने दिए थे। ये 14 प्रिंसिपल आपके सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल था डिवीज़न ऑफ वर्क। देखिए, इसमें हमें ये बताया गया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए और हर पार्ट को एक व्यक्ति को सौंप दिया जाए कि ये वाला काम तुम करना, ये पार्ट बी जो है वो तुम करना, पार्ट सी तुम करना एंड पार्ट डी तुम करना, तो हर व्यक्ति अपने अपने पार्ट में एक्सपर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उस काम को लगातार रिपीटेड फॉर्म में कर रहा है। वो उस काम का एक्सपर्ट बन जाएगा, उस काम में ट्रेंड हो जाएगा और धीरे धीरे उस काम में उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी काफ़ी कम होगा। तो पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क में, जिसमें हम काम को डिवाइड कर देते थे छोटे छोटे टास्क में और हर काम को अब एक एक व्यक्ति को सौंप दिया जाता था। अगला प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको समझने से पहले अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए जो आपके पास डिसीजन मेकिंग की पावर है, उस चीज को बोलते हैं अथॉरिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है किसी काम को करने के लिए आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है कि आपको ये काम एक निश्चित टाइम में कर लेना है, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं इस प्रिंसिपल के बारे में। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, यानी कि पैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी व्यक्ति को एक्सेस अथॉरिटी दे दी, यानी कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे दी लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ दी ही नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दे दी लेकिन अथॉरिटी कुछ नहीं दी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक व्यक्ति को आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि उसे 100 यूनिट्स तैयार करनी है एक हफ्ते के अंदर, पर उसे अथॉरिटी नहीं दी कि रॉ मटेरियल वो खरीदे। अब अगर रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होगा स्टोर रूम में, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो अपना काम या अपना टारगेट जो है 100 यूनिट्स का, वो टाइम पर कर ही नहीं पाएगा। तो आप वर्कर को ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ पर कि उसने अपने काम को टाइम पर किया क्यों नहीं, क्योंकि आपने उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दी थी लेकिन उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करती हुई अथॉरिटी नहीं दी। यानी कि एक्सेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी तो था लेकिन अथॉरिटी काफ़ी कम थी। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि नॉन कंप्लीशन ऑफ जॉब, यानी कि आप काम को पूरा नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसमें यह बताया गया है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ऑर्गेनाइजेशन के सभी कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि हमें जो चीज़ें बताई गई हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस हैं एग्रीमेंट के अंदर, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन के अंदर दो चीज़ें और आती हैं। एक होता है अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करना और दूसरा सभी पर नियम बराबर रूप से लागू हो, सभी के साथ फेयर डिसीजन लिया जाए, यानी कि जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज इक्विवेलेंट रहें सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने रूल ब्रेक किया तो उसके लिए अलग जो है आप पनिशमेंट दे रहे हैं और दूसरे के लिए आप फेवर कर रहे हैं थोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्योल ने यह भी बोला कि डिसिप्लिन जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों लेवल पर बराबर ही होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एम्प्लॉय के तौर पे आपको अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से। दूसरी तरफ सुपीरियर्स को अपनी जो कमिटमेंट है, यानी कि आपने अगर ये बोला है कि अगर आप ये पर्टिकुलर वर्क समय से पूरा करेंगे तो हम आपका इंक्रीमेंट करेंगे या प्रमोशन देंगे या आपके वेज को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, उसे बेहतर करेंगे, तो दोनों लेवल पर कमिटमेंट्स का फुलफिलमेंट होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वाला प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे। अगला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। इसके तहत ये बताया गया है कि एम्प्लॉय को हमेशा ऑर्डर जो है वो एक ही बॉस या एक ही सुपीरियर से रिसीव होना चाहिए और वो उसी बॉस या उसी सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल यानी कि आंसरेबल भी होना चाहिए। एक एम्प्लॉय के ऊपर कई सारे बॉसेज या सुपीरियर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के ऊपर कई सारे बॉसेस ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और किसी के भी ऑर्डर को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएगा। तो
तो फ्योल ने बताया था यूनिटी ऑफ कमांड में कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए और उसी के लिए वो अकाउंटेबल होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक एम्प्लॉय है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, उससे कहा गया कि आप थोड़ा प्रोडक्शन जो है वो स्लो करिए। इससे क्या होगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है, आउटपुट जो है वो बेहतर आएगा, उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी आएगी। ऐसा एक प्रोडक्शन इंचार्ज ने अपने एम्प्लॉय से बोला। लेकिन सेल्स इंचार्ज जो है, जो उसका दूसरा बॉस है, उसने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं नहीं, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करो क्योंकि ऑर्डर्स काफ़ी सारे आए हुए हैं, उन ऑर्डर्स को फिलफिल करना है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एम्प्लॉय जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका ऑर्डर जो है वो फॉलो करे। तो यहां पर मल्टीपल बॉसेस हो गए तो कंफ्यूजन भी बढ़ गया। अगला प्रिंसिपल देखते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें यह बताया गया है कि एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज के एफर्ट जो हैं वो केवल एक ही गोल की तरफ डायरेक्टेड होने चाहिए। कॉमन गोल होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन का, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेरिटी की तरफ जा सकती है। वन यूनिट मींस वन प्लान, इसी में बताया गया था। अगला देखते हैं, अगला प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल में बताया गया था कि किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल गोल जो होते हैं वो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन गोल जो होते हैं वो फार इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर व्यक्ति को अपने गोल्स को ना ध्यान में रखते हुए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ध्यान में रखना चाहिए और उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि अपने गोल्स को। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हैं, आपको बोला गया कि रॉ मटेरियल खरीद के लाइए, लेकिन आपने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए अपने रिश्तेदार को ऑर्डर दे दिया, बजाय कि सारे मार्केट में जितने भी सप्लायर्स थे उनके पास आप जाते, रेट कंपेयर करते और रेट कंपेयर करने के बाद सबसे बेहतर सप्लायर से आप ऑर्डर लेते। आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया, अपने एक रिलेटिव से ऑर्डर ले लिया और अपने प्राइस पर उस चीज़ की बिलिंग करवा ली और आपने पर्सनल बेनिफिट ले लिया। इससे आपका तो फायदा हो गया लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो गया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उसे प्रायोरिटी नहीं देनी है, जनरल इंटरेस्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। इस प्रिंसिपल के तहत ये बताया गया है कि एम्प्लॉय जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे हमेशा फेयर अमाउंट ऑफ सैलरी देनी चाहिए, फेयर अमाउंट ऑफ वेजेस देना चाहिए। इससे क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना काम जो है वो अच्छे से करेगा, उसकी एफिशिएंसी हमेशा बेहतर रहेगी क्योंकि उसे फेयर अमाउंट ऑफ सैलरी या मनी मिलता है। इससे उसका मोरल हमेशा बूस्टअप रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक पर्टिकुलर ईयर में ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो बजाय अपने शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट दें, ओनर्स को ऐसा करना चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस वगैरह देना चाहिए कि इस साल हमने प्रॉफिट अर्न किया है, क्यों ना हम अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दें, जिससे वो इनकरेज हों और अगले साल भी प्रॉफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन में ये बताया गया था कि फेयर तरीके से हम लोगों को पे करें। अगला है प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसको समझने से पहले सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को समझ लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर का कुछ लोगों के हाथ में रहना और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर जो है वो कई सारे लेवल्स में कई सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। इस प्रिंसिपल में फ्योल ने बताया था कि ना ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज्ड रहना चाहिए ना डिसेंट्रलाइज्ड रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारी पावर जो है वो केवल ऊपर के बंदों के पास है और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारी पावर जो है वो नीचे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए, जैसा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में था। एक ऑर्गेनाइजेशन को ना कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए ना कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, उसके बीच में भी बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 9th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन को समझते हैं। स्केलर चेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा पैटर्न है जो हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन हर व्यक्ति से पास होती हुई निकलेगी, यानी कि हर व्यक्ति से पास होती हुई गुजरेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई ऑर्डर आया है तो वो ए के पास जाएगा, बी के पास जाएगा, सी के पास जाएगा, डी के पास जाएगा, फिर EFGH एंड सो ऑन, ऐसे करके चलेगा। कोई भी इसमें जो रैंक है या पोस्ट है वो स्किप नहीं हो सकती।
ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन हमें यही बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सभी के पास बराबर मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है। फेयर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए हर व्यक्ति के पास। इसमें यह भी बताया गया था कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की एक चेन होती है जो हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक तक होती है। ये चेन कभी भी वॉयलेट नहीं होनी चाहिए, यानी कि इंफॉर्मेशन सही ऑर्डर में फ्लो होनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज इस प्रिंसिपल में यह भी देखी गई कि इंफॉर्मेशन जब हर जगह से पास होते हुई निकलती है तो कई बार उस इंफॉर्मेशन में पास होने में काफी देरी हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन भी दिया था फ्योल ने, जिसे बोला गया गैंग प्लैंक, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक शॉर्टकट तैयार किया है। जैसे इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, ई को अगर ओ से कांटेक्ट करना था तो ऐसा नहीं हुआ कि ई के बाद इंफॉर्मेशन डी के पास गई, डी के बाद सी के पास गई, ऐसा नहीं हुआ। वो इमरजेंसी सिचुएशन थी तो ई डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकता है ओ से। इसे बोलते हैं गैंग प्लैंक, यानी कि शॉर्टकट टू कम्युनिकेट विद अदर। अगला देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखिए यहां पे ऑर्डर का मतलब कमांड देना नहीं है, यहां पे ऑर्डर का मतलब है आपकी सारी चीजें ऑर्डर में रखी हुई हैं या नहीं रखी हुई हैं, आपकी सारी चीजें प्रॉपरली अरेंज हैं या नहीं है। इस प्रिंसिपल में हमें यह बताया गया है कि मैन और मटेरियल हमेशा फिक्स प्लेस पर मिल जाने चाहिए। इससे लोगों के समय की बचत होगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज की बर्बादी कम से कम होगी। आपके व्यक्ति, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलना है, उसका अगर एक पर्टिकुलर केबिन निश्चित है तो वो उसके पास इजीली जा सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। एक लेबर है, उसे मालूम है कि मेरी टूल और किट उस जगह रखी होती है, अगर वहां से बार बार इधर उधर मिसप्लेस होती रहेगी तो उसे ढूंढने में दिक्कत आएगी और आपके काम वगैरह जो हैं काफी पेंडिंग रहेंगे। तो हर चीज का, मैन और मटेरियल का जगह जो है वो फिक्स रहना चाहिए, जिससे कि किसी के भी समय की और एनर्जी की बर्बादी ना हो। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसका मतलब यह है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी के साथ समान रूप से बर्ताव करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी को एक्स्ट्रा फेवर करें या किसी को एक्स्ट्रा पनिश कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना रिलीजन के बेस पर, ना लैंग्वेज के बेस पर, ना कास्ट के बेस पर, ना इस बेसिस पर कि वो आप मेल हो कि फीमेल हो। आप कभी भी जस्टिस करें तो इक्वल ट्रीटमेंट में करें, यानी कि आप किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें। कोई भी अनड्यूली फेवर नहीं देना चाहिए आपको, ना किसी को फालतू में पनिश करना चाहिए। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका पर्सनल का मतलब है यहाँ पर एम्प्लॉय से है। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को अगर मालूम हो कि उसकी जॉब जो है वो सिक्योर है, यानी कि अगर आप उसे फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी दे देते हैं, आप उसके मन में से फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन का डर निकाल देते हैं, यानी कि आपको फायर कर दिया जाएगा अगर आप इस काम को ऐसे नहीं करोगे तो। अगर ये सारे आप डर जब निकाल लेते हो तो उस एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर निकल कर आता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आपको फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है अपने एम्प्लॉय को। इससे उसके कंट्रीब्यूशन में काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आएगा। तो आपको फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी उसके दिमाग से निकाल देनी है, जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना सकें। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इसका मतलब है कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें जिसमें एम्प्लॉयज जो हैं वो फ्रीली आपसे, बॉस से या सुपीरियर से कम्युनिकेट कर सकें या एक सजेशन दे सकें। क्या पता वो सजेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दे, और प्रॉफिट के बदले में आप उसे बोनस वगैरह भी दे दीजिए, उसके काम के लिए आप उसे प्रमोट कर दीजिए। इससे उसे भी अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और अगली बार वो फिर से एक अच्छा इनिशिएटिव लेने की सोचेगा। तो यहाँ पर फ्योल ने यही सजेस्ट किया था कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना चाहिए जहाँ पे हमें लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो हमारे पास आएँ और हमें बेहतर सजेशन दें प्लान बनाते समय या किसी भी काम को करते समय। इससे वो भी सेटिस्फाई रहेंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बेहतर रिजल्ट निकल कर आएंगे। तो ये प्रिंसिपल नंबर 13 था। देखते हैं लास्ट प्रिंसिपल। लास्ट प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इस प्रिंसिपल में यही बताया गया कि मैनेजमेंट को हमेशा टीम स्पिरिट में काम करना चाहिए, मैनेजमेंट के अंदर हमेशा यूनिटी होनी चाहिए, लोगों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए और एक मैनेजमेंट को हमेशा टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर ने एक टारगेट दिया है 100 यूनिट्स को बनाने का 10 लोगों को, ठीक है। उन 10 लोगों ने इस टारगेट को 10-10 यूनिट के हिसाब से आपस में डिवाइड कर लिया। प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट ये कहती है कि हर व्यक्ति को अपना अपना काम करना है।
अब मान लेते हैं यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर 2 वर्कर जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं और अब लोग रह गए केवल 8। तो यहाँ पर टीम स्पिरिट के तहत 8 लोगों को अब वो काम जो है वो आपस में उसी रेशियो में बांट लेना है, ठीक है। उन 2 लोगों का काम भी हम कर लें, इससे क्या होगा, एक टीम स्पिरिट नजर आएगी, आपका फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेहतर एनवायरनमेंट तैयार रहेगा और हम अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्यूल के सारे प्रिंसिपल्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम टेलर के द्वारा दिए गए साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें यह बताया गया है 2 चीजें हैं, एक तरफ है साइंस और दूसरी तरफ है रूल ऑफ थंब। साइंस का मतलब है एक मैनेजर को हमेशा साइंटिफिक अप्रोच लगानी चाहिए किसी भी काम को करते समय। दूसरी तरफ कहा गया है नॉट रूल ऑफ थंब, ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो डिक्टेटरशिप लगा रहा है, हिट एंड मिस मेथड्स लगा रहा है कि जो मन में आए वो करे ही जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए किसी भी मैनेजर की, ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं चलनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यही कहता है कि साइंटिफिक अप्रोच रखिए, ना कि रूल ऑफ थंब रखिए। अगला प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि आप हमेशा हार्मनी में रहिए। हार्मनी का मतलब है एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपस में अच्छी समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ना कि डिसकोऑर्डिनेशन हो। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि वर्कर जो है उसकी थिंकिंग मैनेजमेंट के लिए खराब है, मैनेजमेंट की थिंकिंग वर्कर के लिए ऐसी है कि ये तो गुड फॉर नथिंग है, ठीक है। इसमें म्यूचुअल गिव एंड टेक का काम है ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर के ग्रुप के बीच में, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अंडरपेड है और ओवरबर्डन्ड है, खासतौर पे वर्कर्स को ऐसा लगता है, ठीक है, और मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि वर्कर जो है वो गुड फॉर नथिंग है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस प्रिंसिपल में इस चीज़ पे भी जोर दिया गया था कि दोनों ग्रुप जो है, मैनेजमेंट ग्रुप और वर्कर ग्रुप, उन्हें अपने मेंटल एटीट्यूड को बदलना है। और यहीं पर मेंटल रिवॉल्यूशन भी इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें दोनों के एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश की गई है टेलर के द्वारा। तो आशा करता हूँ ये वाला प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे। अगला प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब है हमेशा कोऑपरेशन में काम करिए, इंडिविजुअलिज्म अपने हिसाब से काम मत करिए। ये थोड़ा एक एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। इसमें यही बताया गया है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक कोऑपरेशन रहना चाहिए। मैनेजमेंट हमेशा अच्छी सजेशंस जो वर्कर या एम्प्लॉयज़ द्वारा आ रही हैं उन्हें अच्छे से वेलकम करे, और उन सजेशन से अगर ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिल रहा है तो जिसने वो सजेशन हमें दी है उसे प्रॉपरली रिवॉर्ड भी दिया जाए। इससे ऑर्गेनाइजेशन बेहतर डायरेक्शन में जाती है। अगला प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि किसी भी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी उसके वर्कर पर डिपेंड करती है। जितना बेहतर वर्कर उतनी बेहतर इंडस्ट्री। और जो वर्कर की एफिशिएंसी होती है वो अच्छी ट्रेनिंग पर और उसके सिलेक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए टेलर ने बताया था कि एम्प्लॉयज़ को या वर्कर को बीच बीच में ट्रेनिंग के लिए हमें भेजते रहना चाहिए, जिससे उनकी नॉलेज जो है वो अपडेट होती रहे और वो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट करते रहें। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे FW टेलर ने जो हमें साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी उनके बारे में। FW टेलर ने हमें 8 साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी। तो चलिए एक एक करके सभी टेक्निक्स को समझते हैं। सबसे पहली टेक्निक थी फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें यह बताया गया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों ना 2 डिपार्टमेंट बनाए जाएं, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और दोनों डिपार्टमेंट के अंदर 8 लोगों का होना जरूरी है। हर डिपार्टमेंट में 4-4 लोग होंगे, प्लानिंग के अंदर 4 लोग और प्रोडक्शन के अंदर भी 4 लोग, और ये चारों लोग अपने अपने काम में एक्सपर्ट होंगे। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम लोगों से ऑप्टिमम परफॉर्मेंस जो है उसे निकाल सकते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस करवा सकते हैं अपने वर्कर्स से। इन 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स में बात करते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स की। सबसे पहला एक्सपर्ट है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क वो व्यक्ति होता है जो हमें काम का रूट बताता है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताता है किसी भी काम को करने का। ये ज़्यादातर मैकेनिकल और मैनुअल जॉब में होता है। अगला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये व्यक्ति इंस्ट्रक्ट करेगा कि किसी भी जॉब को कैसे करना है, किस मैनर में करना है,
ठीक है। तीसरा जो क्लर्क होता है वो होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इस फोरमैन का काम था कि वो किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए एक टाइम को फिक्स करे और कॉस्ट बता दे कि ये काम इस कॉस्ट में हो जाना चाहिए और इतने पर्टिकुलर टाइम में हो जाना चाहिए। अगला था डिसिप्लिनेरियन। ये देखता था कि काम जो है वो सिस्टमेटिक वे में और ऑर्डरली वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन्ड है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के चारों फंक्शनल एक्सपर्ट खत्म हो गए। अभी टेक्निक 1 ही चल रही है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 4 लोग रह गए हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहला व्यक्ति था गैंग बॉस। ये मशीन्स, टूल और ये सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करता था जिससे किसी भी काम को करने में कोई देरी ना आए। अगला था स्पीड बॉस। ये देखता था कि सभी काम जो हो रहे हैं वो टाइमली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, किसी भी काम में कोई देरी तो नहीं हो रही है। स्पीड मेंटेन करने का काम स्पीड बॉस देखता था। रिपेयर बॉस ये देखता था कि किसी भी मशीन में कोई या किसी भी टूल में कोई खराबी आ गई है तो वो वर्किंग कंडीशन में उसे दोबारा से ले पाए। इंस्पेक्टर का काम था इंस्पेक्ट करने का, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल देखने का कि सारे काम जो हैं उनका आउटपुट जो है वो क्वालिटेटिव निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। यहाँ पर पहली टेक्निक खत्म हो गई। अब टेक्निक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टेक्निक नंबर 2 थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि बेहतर क्वालिटी आउटपुट देना, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप कितना ज़्यादा सिंपल बना सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश मत करिए कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएंगे तो बहुत सारा प्रॉफिट आएगा, ऐसा मत करिए। आप सिंपल डाइवर्सिटी रखिए, ज़्यादा डाइवर्सिटी मत रखिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का एक और मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट्स में उनके साइज, उनके टाइप में भी ज़्यादा वैरायटी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा मशीनरी, अलग अलग टाइप की मशीनरी होगी तो भी खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चीज़ों को काफ़ी सिंपल रखिए, कीप इट सिंपल। एक एग्जाम्पल भी बताया गया है कि यूएसए के अंदर एक पेपर बनाने की कंपनी थी जो पेपर मैन्युफैक्चर करती थी। वो 2000 वेराइटीज़ के पेपर बनाती थी। तो 2000 वेराइटीज़ के लिए अलग अलग मशीनरी चाहिए थी, अलग अलग लेबर चाहिए थी, अलग अलग इन्वेंट्री चाहिए थी। वैरायटी अलग अलग है तो हर चीज़ काम करने का तरीका भी अलग अलग था। तो काफ़ी ज़्यादा लोड भी पड़ता है इस सारी चीज़ों से, ठीक है। आप ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। तो यहाँ पर टेलर ने बताया कि डाइवर्सिटी ना रख के सिंप्लिसिटी रखिए, सिंप्लीफिकेशन रखिए। तो उस कंपनी ने 2000 से 200 चीज़ें कर दी, वेराइटीज़ जो थी वो रिड्यूस कर दी और रिजल्ट्स जो थे वो काफ़ी पॉजिटिव आए थे। अगला देखते हैं फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है थकान से। यहाँ पर टेलर ने बताया कि हमें ये देखना चाहिए कि एक वर्कर को काम करते हुए कितनी देर हो गई है और कितनी देर बाद वो ज़्यादा थकने लगता है। तो हमें ये डिटरमाइन करना होता है कि किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी लगती है, उसके रेस्ट ऑफ इंटरवल्स कितने होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं फटीग स्टडी में। ये भी बताते हैं हम फटीग स्टडी में कि एक प्रॉपर रेस्ट अगर एम्प्लॉय को दिया जाए या वर्कर को दिया जाए तो वो एक बेहतर एनर्जी के साथ दोबारा काम पर लग सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक वर्कर है, वो 3 शिफ्ट में काम करता है। अगर वो पहली शिफ्ट में काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाता है तो क्यों ना दूसरी शिफ्ट में उसे एक ब्रेक दे दिया जाए और 3rd शिफ्ट में वो पूरी एनर्जी के साथ काम कर सके। इससे उसका मोटिवेशन लेवल भी बना रहेगा, इरिटेशन भी नहीं रहेगी और आउटपुट और क्वालिटी आउटपुट निकल के आएंगे। अगली टेक्निक देखते हैं मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में ये बताया गया था हमें बेहतर मेथड चुनना है। ये मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव यही था कि वो तरीका निकालना या वो मेथड निकालना जो सबसे ज़्यादा बेहतर हो, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी लेकर आए किसी भी मटेरियल, मशीनरी और मैन पावर को यूज़ करते हुए। एक एग्जांपल से समझते हैं कि शूज़ के प्रोडक्शन के लिए 2 टेक्निक हो सकती हैं, लेबर इंटेंसिव और मशीन इंटेंसिव। आपको बस ये देखना है कि कौन सा मेथड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। जो मेथड आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, ज़्यादा एफिशिएंट लगे, जिसमें खर्चा कम से कम लगे, वो आपका बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। अगली जो टेक्निक है वो है टाइम स्टडी की। इसमें बताया गया है कि हमें एक पर्टिकुलर काम को करने में कितना समय लगता है, वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है। तो एक मैनेजमेंट को कई सारे वर्कर्स को ऑब्जर्व करना होता है और देखना होता है कि किसी भी पर्टिकुलर काम को करने में कितनी देर लग रही है। जितना एक एवरेज टाइम निकल के आता है वो सेट कर दिया जाता है एज ए स्टैंडर्ड टाइम और सभी वर्कर्स के लिए वो
काम किस चीज़ का करता है, वो ये काम करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप काम कर लोगे तो आप एफिशिएंट कहलाओगे, उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप काम नहीं कर पाओगे तो आप इनएफिशिएंट की कैटेगरी में चले जाओगे। अगली जो टेक्निक है वो है मोशन स्टडी। इसमें हमें ये देखना होता है कि कौन से हमारे मूवमेंट्स खराब हैं और कौन से मूवमेंट हमारे सही हैं, यानी कि प्रोडक्टिव मूवमेंट्स और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को अलग अलग किया जाता है और बाद में अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है जिससे कि बेटर रिजल्ट निकल कर आ सके। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई वर्कर है, वो काम कर रहा है किसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ के, ठीक है, लेकिन वो अपने टूल्स और इक्विपमेंट को उठाने के लिए बार बार नीचे जाता है, तो इसमें उसकी एनर्जी और टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है। तो ये जो बार बार नीचे आना है ये एक अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। इसको एलिमिनेट करने के लिए क्यों ना उसके बराबर में एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए जहाँ पर वो टूल और अपनी इक्विपमेंट्स को आसानी से वहीं ऊपर के ऊपर ही ले सके और अपने काम को कंटिन्यू रख सके। इससे क्या होगा, बेटर रिजल्ट निकल के आएंगे। अगली है टेक्निक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें बताया गया था कि वर्कर को उसके काम के हिसाब से वेजेस दीजिए, ठीक है, एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा वेजेस दीजिए, इनएफिशिएंट को कम दीजिए। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अगर आप एफिशिएंट एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा वेजेस देंगे, जैसा बी पॉइंट में लिखा है, तो वो एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा और हमेशा एफिशिएंट ही रहेगा। और सी में ये बोला गया है कि एक्स्ट्रा वेजेस जब एफिशिएंट एम्प्लॉय को मिलते हैं तो वो तो एफिशिएंट कैटेगरी में बना ही रहता है और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय भी उसकी कैटेगरी में आने की कोशिश करता है। तो उसके लिए भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर का काम भी करता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, कि इनएफिशिएंट और एफिशिएंट वर्कर को अलग अलग तरीके से वेजेस दीजिए जिससे कि इनएफिशिएंट वाला भी एफिशिएंट बनने की कोशिश करे। तो ये थी टेक्निक नंबर 7। अगली टेक्निक है टेक्निक नंबर 8, मेंटल रिवॉल्यूशन। इसे हमने हार्मनी नॉट डिस्कर्ड में भी डिस्कस किया था। इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल ये बताया गया है कि लोगों को यानी कि मैनेजमेंट वर्कर को कुछ नहीं समझता और वर्कर मैनेजमेंट को खराब समझता है, ठीक है। दोनों के नज़रिए एक दूसरे को लेके काफ़ी खराब हैं। यहाँ पर हमें उन दोनों के नज़रिए में फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन लानी है बजाय फीलिंग ऑफ कंपटीशन या हेट्रेड के, ठीक है। तो ऐसा अगर करेंगे ना तो मैनेजमेंट के अंदर एक प्लेजेंट वर्किंग कंडीशन बनी रहेगी, लोग एक दूसरे के प्रति डिवोटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे। लोगों का बेसिकली मेंटली एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट पर।